हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज जो बेटा हमारा चैप्टर है जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भाषा की इकाइयाँ, कि भाषा की कुल इकाइयाँ कितनी होती हैं या भाषा की मुख्य इकाइयाँ कितनी होती हैं। मतलब कि वो चीज जिस चीज से आपकी भाषा बनकर तैयार हुई है, जो आप बोलते हो, जो आपका पूरा व्याकरण बनकर तैयार हुआ है, जो आप वाक्य बोलते हो, तो ये सारी चीजें जो बनी है वो इकाइयों से ही बनी है। आपका पूरा व्याकरण हो, किसी भी भाषा को आप बोल रहे हो, चाहे आप हिंदी बोलो, तो हिंदी को बोलने के लिए या हिंदी बनी कहाँ से, या हिंदी शब्द कहाँ से बना है, तो ये छोटी सी इकाइयां होती है जिन्हें हम कहते हैं भाषा की इकाइयां। ठीक है, तो मेन टॉपिक सब जने हेड गिनना बेटा, भाषा की इकाइयां। तो भाषा की इकाइयां मैं आपको बताता हूं कि कितनी होती है कितनी नहीं होती है, क्योंकि मैं इसे क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि यहां से कई बार आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया है और कई बार आपका पूछा भी गया है कि भाषा की इकाइयां, कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी श्रव्य इकाई क्या होती है। तो सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि कितनी होती है और कितनी नहीं होती है। ठीक है ना, चलिए। तो आप हेडिंग लीजिए बेटा समझने कि भाषा की इकाइयां है, भाषा की कुल इकाइयां। ठीक है, तो आज जो टॉपिक है वो क्या बेटा आपका, भाषा की इकाइयां। भाषा की इकाइयां। ठीक है, क्या है बेटा, भाषा की इकाइयां। सब जन आप हेडिंग एरिए। तो आपसे पूछेगा कि भाषा की कुल इकाई होती कितनी है। ठीक है, तो कायदे में बताया जाए तो भाषा की जो कुल इकाई होती है वो होती है बेटा कितनी, 8। तो सब जने लिखिए, जो भाषा की अगर पूछेगी कुल इकाई कितनी होती है, कि भाषा की अगर पूछे कुल इकाइयां कितनी होती हैं या कुल इकाई कितनी होती है, तो आपको जवाब कितना देना बेटा, 8 देना है। कितना देना, 8। ये 8 होती कौन कौन सी है, जरा ध्यान से सुनना बेटा। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, तो सबसे पहले जो इकाइयां होती है वो उसका नाम होता है बेटा ध्वनि। कौन सी इकाई होती है, ध्वनि। ठीक है, ध्वनि के बाद जो इकाई बनी है वो उसका नाम क्या बेटा, वर्ण। तो ध्वनि के बाद वर्ण बताना है। तीसरे नंबर पर वर्ण के बाद जो बना वो बेटा क्या बना आपका, अक्षर। तो तीसरी इकाई अक्षर होती है। चौथी अगर बात करें तो अक्षर के बाद कौन सी आती है बेटा, शब्द बतानी है। और शब्द के बाद अगर पूछें तो आपका बनता है बेटा पद। और पद के बाद जो छठी इकाई होती है उसका नाम होता है पदबंध। क्या होता है बेटा, पदबंध। और सातवीं जो इकाई है उसका नाम होता है आपका उपवाक्य। क्या होता है बालको, उपवाक्य। ठीक है, और देखें बेटा आपसे कि आठवीं जो लास्ट इकाई है उसको कहा जाता है वाक्य। क्या कहा जाता है, वाक्य। तो याद रखना, अगर पूछे भाषा की कुल इकाइयां कितनी है, तो आप सभी को भाषा की कुल इकाइयां कितनी बतानी है, 8 बतानी है। नंबर 1 पर आपको ध्वनि बतानी है, फिर आपको वर्ण बतानी है, फिर आपको अक्षर बतानी है। अक्षर के बाद क्या बनी, आपका शब्द बना है। शब्द के बाद क्या बना, आपका पद बना है। पद के बाद आपके क्या आते हैं बेटा, पदबंध। पदबंध के बाद क्या बना आपका उपवाक्य। उपवाक्य के बाद क्या आती है आपकी वाक्य। ठीक है, तो सबसे बड़ी ये जो अंतिम इकाई देखी गई वो कौन सी देखी गई, वाक्य। और सबसे छोटी जो इकाई देखी गई या सबसे पहली जो इकाई देखी गई वो क्या देखी गई, आपकी ध्वनि देखी गई। ठीक है ना, तो ये भाषा की क्या होती है, कुल इकाइयां होती हैं। तो आप सभी को याद रखना, कभी भी अगर भाषा की कुल इकाई पूछे तो आप सभी को जवाब कितना देना बेटा, 8 बतानी है। कितनी बतानी है, 8। ठीक है, ये क्रम भी याद रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि पहले ध्वनि आती है या वर्ण आता है, अक्षर आता है या शब्द आता है। तो इस तरीके से आपसे वो पूछ लेता, तो ये बढ़ते क्रम में। ठीक है ना, पहले ध्वनि है, फिर उसके बाद वर्ण है, फिर अक्षर है, फिर शब्द है, फिर पद है, फिर पदबंध है, फिर वाक्य है, फिर क्या आपका बेटा वाक्य है। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ते हैं। देखो कि कौन सी इकाई क्या है, ध्वनि का क्या महत्व है, आपका वर्ण का क्या महत्व है, कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते और कैसे कैसे नहीं बनते। तो सबसे पहले अगर देखें बेटा यहाँ पर ध्वनि के बारे में, तो ध्वनि क्या है और ध्वनि से कितने क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जरा ध्यान से सुनना। अगर ध्वनि की बात करें बेटा हम, तो ध्वनि किसे कहते हैं, पहले ये बताइए। देखो, ध्वनि वो है जो आपको सुनाई दे रहा है। आप मेरी बात को सुन लो तो समझ लेना, आप कोई ध्वनि सुन रहे हो। ध्वनि का मतलब होता है कि जिस चीज को आप सुन रहे हो, तो वो जो सुनी जा रही है या जो आपके कानों पर आ रही है, वही चीज कहलाती है आपकी ध्वनि। तो हम इसे कह सकते हैं कि ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है, क्योंकि मुख के द्वारा बोली जाती है और कानों के द्वारा सुनी जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई किसे कहते हैं, ध्वनि को कहते हैं। और बेटा ध्वनि शब्दों की आधारशिला होती है, जिसके बिना हम किसी शब्द की कल्पना नहीं कर सकते। आप मुझे बताओ, जब लोग आप कुछ सुनोगे नहीं, आपने कुछ सुना नहीं, तो मेरे जो मन के विचार है, जैसे मेरे मन में कोई विचार है, मेरे मन में कोई भाव है,
तो मैं अपने विचार और अपने भाव को अगर किसी के सामने व्यक्त करना चाहता हूं तो मेरे पास कई सारे साधन हो सकते हैं जिसे हम भाषा कहते हैं। तो आप मुझे बताओ कि जब लो मैं कुछ बोलूं नहीं, कुछ एक्टिविटी नहीं करूं अपने शरीर में, कोई कुछ लिख कर नहीं दूं, कोई संकेत करके नहीं दूं, ना बोल कर दूं, ना लिख के दूं, ना कोई संकेत करूं, तो आप कैसे समझ जाओगे कि मेरे अंदर जो भाव है वो क्या है? तो अपने भावों को, अपने विचारों को अगर तुम आप बोलकर व्यक्त कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बोलकर व्यक्त कर रहे हो, तो उसको कहते हैं मौखिक रूप। क्या कहा जाता है उसे? मौखिक रूप कहा जाता है। ठीक है, तो ध्वनि एक मौखिक रूप है जिसे हम बोलते हैं और जिसे हम सुनते हैं। जब हम कुछ बोलेंगे नहीं तो आप सुनोगे कैसे, और जब आप सुनोगे नहीं तो आप उसे लिखोगे कैसे? तो इसलिए कहा जाता है कि ध्वनि जो है वो शब्दों की आधारशिला होती है, जिसके बिना बेटा हम किसी भी शब्द की कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो इस ध्वनि के बारे में बताओ आपसे, तो लिख लेना बेटा यहां पर कि ध्वनि के बारे में कि भाषा की सबसे छोटी, अगर पूछे आपसे कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, क्या पूछे आपसे? सबसे छोटी, अगर आपसे पूछे कि भाषा की सबसे छोटी, अगर उसने पूछा बेटा मौखिक इकाई क्या होती है, क्या पूछा उसने? सबसे छोटी मौखिक इकाई अगर आपसे पूछे तो आपको जवाब क्या देना है बेटा? ध्वनि। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं, को ध्वनि कहते हैं। इतनी बात सुन भाई, ठीक है। ध्वनि क्या है? एक शब्दों की आधारशिला है। ये सारी चीजें लिखते रहना बेटा। ध्वनि शब्दों की आधारशिला है। ध्वनि शब्दों की आधारशिला है, जिसके बिना किसी भी शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती। किसी भी शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती। इतनी बात सुन में, ठीक है। तो ध्वनि बेटा क्या है? लिखना कि ध्वनि शब्दों की आधारशिला है, जिसके बिना किसी भी शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, अब बात करते हैं देखो मेन रूप से ध्वनि के बारे में कि इसे ध्वनि को हम किस किस नामों से पुकारते हैं और क्या क्या आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देखो तो ध्वनि की अगर बात करें बेटा आपसे, तो ध्वनि का एक रूप मौखिक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसे हम मौखिक भी कह सकते हैं क्योंकि मुख के द्वारा बोलती है। ठीक है, दूसरा ध्वनि को हम सुन सकते हैं, तो ध्वनि को हम श्रव्य भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? हम श्रव्य भी कह सकते हैं। तीसरा, ध्वनि, क्या आपको लगता है कि ध्वनि एक जगह टिक कर रहती है? क्या ध्वनि को हम स्थायी कहें या ध्वनि को अस्थायी कहें? तो मैं आपको बताता हूं, ध्वनि जो होती है वो कभी भी स्थायी नहीं होती है। ध्वनि कभी एक जगह टिक कर नहीं रहती है। आज जो मैं बोल रहा हूं, क्या पता मैं कल आकर यही चीजें जो मैंने आज यहां से शुरू से स्टार्टिंग करी है, क्या कल आकर मैं यही चीजें दोबारा बोल सकता हूं? ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इधर से इधर को मैं कुछ शब्दों का बदलाव कर सकता हूं। तो ध्वनि कभी अगर आपसे पूछे तो ध्वनि ना आपकी मतलब कि स्थायी नहीं होती है। ध्वनि क्या होती है बेटा? आपकी अस्थायी होती है। तो ध्वनि जो है बेटा आपकी वो क्या है? अस्थायी है। ठीक है, अब एग्जाम में कैसे पूछेगा इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो ध्वनि क्या है बेटा? आपकी मौखिक है, ध्वनि आपकी श्रव्य है, ध्वनि क्या आपकी अस्थायी है। क्या आप ध्वनि को तोड़ सकते हो या ध्वनि का आप खंडन कर सकते हो? तो अगर आप खंडन कर रहे हो तो ध्वनि आपकी खंडित हो जाएगी, और आप खंडन नहीं कर पा रहे हो तो ध्वनि कैसी हो जाएगी? आपकी अखंडित। क्या आप ध्वनि को तोड़ सकते हो? तो कभी भी नहीं। तोड़ा उसे जाता है जो लिखा जाता है, ध्वनि केवल सुनी जाती है, इसी कारण इसको हम अखंडित भी कहते हैं। तो याद रखना, तो ध्वनि का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? अखंडित। क्या होता है? अखंडित। तो आपने क्या देखा कि ध्वनि को हम चार प्रकार से बोल सकते हैं, ये चार प्रकार से इसके नाम जान सकते हैं। ध्वनि को हम मौखिक भी कहते हैं, ध्वनि को हम श्रव्य भी कहते हैं, ध्वनि को हम अस्थायी भी कहते हैं, ध्वनि को हम अखंडित भी कहते हैं। तो आपसे बस यही पूछेगा एग्जाम में, किस तरह से ये क्वेश्चन पूछेगा, जरा ध्यान से सुनना। अगर आपसे पूछे कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, तो आप सभी को बताना बेटा क्या? ध्वनि। आपसे पूछे भाषा की सबसे छोटी श्रव्य इकाई क्या है, तो आपको आंसर बताना है ध्वनि। आपसे पूछे भाषा की सबसे छोटी अस्थायी क्या है, तो भी आपको आंसर बताना है ध्वनि। और भाषा की सबसे छोटी अखंडित इकाई पूछे तो भी आपको आंसर क्या बताना है? ध्वनि ही बताना है।
समझ गए ना। एग्जाम में किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई तो ध्वनि बताना है, भाषा की सबसे छोटी श्रव्य इकाई तो ध्वनि बताना है, और भाषा की सबसे छोटी अस्थायी पूछे तो भी आपको ध्वनि बताना है, और भाषा की सबसे छोटी अखंडित इकाई पूछे तो भी आपको ध्वनि बताना है। ये सारी चीजें जो बोल रहा हूं बेटा अच्छी तरह से लिख लेना और लिखकर अच्छा से अपना नोट्स बना लेना, ठीक है। आगे अगर पूछते बेटा, तो अगर हम जिक्र करें तो ध्यान से सुनना जरा मेरी बात। अगर आगे अगर कहूं मैं आपसे कि भाई जो ध्वनि है, ठीक है, क्या बेटा आपसे ध्वनि, जैसे मैंने अभी आपको बताया, थोड़ा सा अगर मैं सही करके यहां से क्वेश्चन बनाए यहां पर, तो क्वेश्चन देखो क्या क्या बन सकते हैं ध्वनि से। जैसे मैंने अभी आपको बताया बेटा यहां पर कि जो ध्वनि है, ये ध्वनि आपकी बेटा क्या है, ध्वनि की अगर बात करें आपसे तो ध्वनि जो है आपकी बेटा, ध्वनि आपकी मौखिक भी है, ठीक है, अभी जिक्र करा अभी हमने हमें। ध्वनि आपकी बेटा श्रव्य भी है, अभी हमने आपको बताया। ध्वनि बेटा आपकी अखंडित भी है, ठीक है, इसे तोड़ नहीं सकते तो इसे अखंडित भी कह सकते हैं। और ध्वनि बेटा आपकी यहाँ पर अस्थायी भी है, क्योंकि एक जगह टिककर नहीं रहती तो इसको हम अस्थायी भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें किसके बारे में, ध्वनि के बारे में। अब क्वेश्चन देखो यहाँ पर कैसे बनेंगे। यहाँ पर तो पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछेगा, पहला उसने कहा आपसे कि भाई ये बताइए कि भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, क्या पूछेगा बेटा आपसे, मौखिक इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी अगर मौखिक इकाई पूछे, या आपसे पूछे बेटा दूसरे नंबर पर कि भाषा की सबसे छोटी श्रव्य इकाई, क्या पूछे आपसे, श्रव्य इकाई, चाहे आपसे बेटा ये पूछे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना। या आपसे वो ये पूछ सकता है बेटा कि भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी अस्थायी इकाई, क्या पूछेगा आपसे, अस्थायी इकाई, ठीक है। या फिर आपसे ये पूछ लेगा कि भाषा की सबसे छोटी अखंडित इकाई, क्या पूछेगा बेटा आपसे, अखंडित इकाई। तो इन सभी के आपको जवाब क्या देने, अभी मैंने आपको बताया, सभी के जवाब में आंसर जो होगा वो क्या होगा बेटा, आपका ध्वनि होगा। सभी के जवाब में जो आंसर होगा वो क्या होगा, ध्वनि होगा। सभी के जवाब में जो आंसर होगा वो क्या होगा, ध्वनि होगा। और सभी के जो जवाब में आंसर होगा वो क्या होगा, सब में ध्वनि होगा। सब में आपको जो आंसर देना बेटा वो क्या देना, आपको ध्वनि ही बताना है। मान लो अगर उसने थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करी, उसने अगर मान लो थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करी, अब थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके उसने क्वेश्चन ये कह दिया कि भाषा की सबसे, या सबसे नहीं, उसने कह दिया भाषा की लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं, लघुत्तम इकाई क्या है। मान लो उसने कह दिया कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, नॉर्मल खाली पूछ रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो तब भी आपको आंसर बताना है। क्या बताना बेटा, तब भी आपको आंसर, तब भी जो आपको आंसर बताना है वो बताना है कि आपको केवल ध्वनि, क्या बताना बेटा, ध्वनि ही आपको आंसर बताना है। ये बात याद रखना, तब भी आपको आंसर क्या बताना है, ध्वनि ही बताना, ठीक है। जैसे मैं यहां पर लिखूं, तब भी आपको आंसर क्या बताना है, ध्वनि ही बताना। इतनी बात समझ में आगे, सबको बताओ, ठीक है। तो अच्छी तरह लिख लेना कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई तो ध्वनि बताना, भाषा की सबसे छोटी श्रव्य इकाई तो भी ध्वनि बताना है, और भाषा की सबसे छोटी अस्थायी इकाई पूछे तब भी आपको ध्वनि बताना है, और भाषा की सबसे छोटी अखंडित इकाई पूछे तो भी आपको ध्वनि ही बताना है, और भाषा की अगर लघुत्तम इकाई के बारे में भी आपसे जानकारी पूछे तो भी आपको ध्वनि बताना है। अब आगे चलते हैं, देखो यहां पर तो आगे आपसे पूछेगा कि इसके भी ध्वनि के बारे में, देखो मैं आपको थोड़ा विस्तार बता देता हूं ना, तो इतना डीपली पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन थोड़ी जानकारी ले लो ध्वनि के बारे में कि ध्वनि के भेद कितने होते हैं, ध्वनि कितने प्रकार की होती है, ठीक है। और जो अपने जीवन में हम 24 घंटे में जो वार्तालाप करते हैं, जो बात करते हैं, तो हम किस प्रकार की ध्वनि को बोलते हैं, किस प्रकार की ध्वनि को नहीं बोलते हैं, तो ये सबके क्या होते हैं बेटा, भेद होते हैं। तो अगर आपसे ये पूछे नॉर्मल, अगर मैं आपसे कहूं बेटा,
अगर आपसे खाली ये कहे ना कि ध्वनि कितने प्रकार की होती है, आपसे जो लैंग्वेज में क्वेश्चन है वो खाली यही पूछेगा आपसे कि ध्वनि कितने प्रकार की होती है। ठीक है, ध्वनि कितने प्रकार की होती है, ध्वनि कितने प्रकार की होती है। आपसे नॉर्मल यही पूछेगा कि ध्वनि कितने प्रकार की होती है। ठीक है, अगर उसने कहा नॉर्मल आपसे कि ध्वनि कितने प्रकार की होती है, तब आपको आंसर देना पड़ेगा बेटा यहां पर 2। अगर कह रहा है कि ध्वनि कितने प्रकार की होती है तो आपको बताना पड़ेगा आंसर में कितना बेटा यहां पर 2। कितना बताना पड़ेगा? 2। अब ये 2 कौन कौन से हैं? तो याद रखना 2 जो है आपके, एक बताना आपको बेटा क्या स्वर, और एक बताना आपको बेटा यहां पर क्या व्यंजन। ठीक है, और ये पूछा गया है, याद रखना कि अगर पूछे ध्वनि कितने प्रकार की है तो ध्वनि 2 प्रकार की होती है, एक तो स्वर और एक व्यंजन। प्रकार का मतलब क्या होता है? या तो आप स्वरों को सुनते हो या आप व्यंजन को सुनते हो, या कभी कभी आप दोनों चीजों को एक साथ सुनते हो, किसी शब्द के रूप में, किसी वाक्य के रूप में। तो आप जो वाक्य भी पढ़ रहे हो या जो आप शब्द भी पढ़ रहे हो, तो इसमें आप स्वर को भी जान रहे हो, अर्थात स्वर को भी सुन रहे हो, या आप व्यंजन को भी। आपसे मैं कहूं 1 मिनट के लिए, मैंने कहा कमल या मैंने कहा राजीव, तो तुम्हारे जो कानों में ध्वनि सुनाई दी वो किसकी सुनाई दी? आपको राजीव की। अब इस राजीव में आपका व्यंजन भी है, इस राजीव में आपका स्वर भी है, तो इसका मतलब यह होता है कि ध्वनि 2 ही है, एक तो स्वर और एक क्या व्यंजन जो हमें सुनाई देती है। दूसरी चीज, अगर मान लो उसने कहा कि ध्वनि के प्रकार, तो ये हो गया आपके कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। इसी लैंग्वेज में आपसे पूछेगा, लेकिन पूछेगी ध्वनि के भेद कितने होते हैं, ये ध्वनि के कुल कितने भेद होते हैं। मतलब कि बोलने के उच्चारण में अगर देखा जाए बेटा, ध्यान से सुनना, कि जो हम 24 घंटे में बोलते हैं, जैसे अभी मैंने कहा आपसे कि आपने खाना खाया, या मैंने कहा भाई आपसे राज्य, मैंने कहा भाई सत्य, मैंने कहा हत्य। जैसे मैंने सत्य कहा, तो इस सत्य जो वर्ड मैंने बोला है, ये मैंने जो सत्य वर्ड बोला, मैंने किस प्रकार की ध्वनि बोली है, इस सत्य में किस प्रकार की ध्वनि पाई जाती है, या राज्य में किस प्रकार की ध्वनि पाई जाती है। तो मैं आपको नॉर्मल बताऊं, अगर आपसे कभी आपसे पूछे कि ध्वनि के भेद कितने होते हैं, ठीक है, आपसे क्या पूछेगा कि ध्वनि के भेद, ध्वनि के अगर आपसे भेद की बात करें तो ध्वनि के भेद, तो याद रखना ध्वनि के बेटा मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। वो कौन कौन से होते हैं बेटा? अगर मैं आपसे बात करूं तो ध्वनि जो है मुख्य रूप से वो कौन कौन सी होती है? एक होती है जिसका नाम होता है बेटा संयुक्त ध्वनि। कौन सी होती है आपकी? संयुक्त ध्वनि। ठीक है, कौन सी ध्वनि बतानी है आपको बेटा? संयुक्त ध्वनि। उसके बाद होती है दूसरी बेटा आपकी संपृक्त ध्वनि। कौन सी होती है आपकी? संपृक्त ध्वनि। एक तो संयुक्त ध्वनि होती है, दूसरी होती है आपकी संपृक्त ध्वनि। ठीक है, तीसरी अगर बात करें तो तीसरी होती है आपकी बेटा यहां पर युग्मक ध्वनि। कौन सी होती है? युग्मक ध्वनि। युग्मक ध्वनि। ठीक है, तो याद रखना, अगर पूछे ध्वनि के भेद कितने होते हैं तो आप सभी को जवाब कितना देना है? 3। पहला बताना बेटा संयुक्त ध्वनि होती है, एक संपर्क ध्वनि होती है, और दूसरी कौन सी होती है? आपकी युग्मक ध्वनि होती है। ठीक है, एक नोट करके देखो, एक ध्वनि और मानी जाती है जिसका नाम होता है सरल ध्वनि। कौन सी होती है? सरल, या इसे हम कह सकते हैं साधारण ध्वनि। साधारण ध्वनि, सरल ध्वनि कह दो, या आप इसे कह दो बेटा क्या? साधारण ध्वनि। ठीक है ना। अब ये देखो संयुक्त ध्वनि क्या होती है, संपर्क ध्वनि क्या होती है, या युग्मक ध्वनि क्या होती है, सरल या साधारण ध्वनि क्या होती है। मैं आज आपको ध्वनि के बारे में बता रहा हूं, और इतना बता दूंगा ध्वनि के बारे में कि तुम सोच भी नहीं सकते हो कि यार ध्वनि के इतने भेद भी थे क्या, या ध्वनि इतने प्रकार की भी होती है क्या। तो ध्यान से सुनना जरा, ध्यान से बेटा, कि जो संयुक्त ध्वनि है, ये संयुक्त ध्वनि किसे कहते हैं और कौन सी होती है। तो याद रखना, जो आपकी संयुक्त ध्वनि है, इसको अच्छी तरह से देखना बेटा, जो संयुक्त ध्वनि है वो किसे कहते हैं। तो संयुक्त जो ध्वनि होती है ना, ये संयुक्त ध्वनि देखेंगे तो ये वो ध्वनि है जब आपको ये लगे ना कि स्वर रहित व्यंजन के साथ अगर आप स्वर सहित व्यंजन का उच्चारण कर रहे हो। किसका? स्वर रहित व्यंजन के साथ, स्वर रहित व्यंजन के साथ अगर जब तुम स्वर सहित व्यंजन का उच्चारण करते हो तो समझ जाना आप कौन सी ध्वनि बोल रहे हो? आप संयुक्त ध्वनि बोल रहे हो। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं, इसकी पहचान क्या है? पहचान ये है कि स्वर रहित व्यंजन, और प्लस में बेटा क्या होना चाहिए? स्वर सहित व्यंजन। कैसा होना चाहिए? स्वर सहित
व्यंजन, कि स्वर रहित व्यंजन के बाद अगर बेटा स्वर सहित व्यंजन का आप उच्चारण कर रहे हो तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि आपने जो ध्वनि बोली वो संयुक्त ध्वनि बोली। अब सबके मन में सवाल होगा कि स्वर रहित व्यंजन कौन सा होता है और स्वर सहित व्यंजन कौन सा होता है। तो मैं आपको एक जानकारी देता हूं बेटा, ध्यान से सुनना कि जो स्वर रहित व्यंजन होता है उसकी खासियत क्या होती है, जरा ध्यान से सुनना। जो स्वर रहित व्यंजन है बेटा, तो स्वर रहित जो व्यंजन होता है ना, जिस व्यंजन, दो चीजें, या तो कोई व्यंजन है जिस व्यंजन के नीचे आपको लग रहा है कि ये हल लगा हुआ हो, एक तो ये जैसे मैंने लिखा, एक ये लिखा, या मैंने लिखा बेटा यहां पर आपका द लिखा, या बेटा मैंने यहां पर लिख दिया आपका ल। तो आप क्या देख रहे हो कि ये व्यंजन लिखे हैं। अगर इस व्यंजन के नीचे मान लो हल लगा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि इस व्यंजन के साथ स्वर नहीं है, ये व्यंजन स्वर रहित है। और जब कोई व्यंजन स्वर रहित होता है तो कभी भी तुम उस व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो फॉर्म ले लेता है ना स्वर रहित में, ये ले लेता है वर्ण का रूप। किसका ले लेता है? वर्ण का। मैं भी आपको आगे बताऊंगा कि वर्ण भी कायदे में देखा जाए तो वर्ण बोला नहीं जाता है, वर्ण का उच्चारण आप नहीं कर सकते हो। वर्ण का उच्चारण वो तब उस कंडीशन में होता है जब वो अक्षर की फॉर्म में आ जाता है या अक्षर का रूप ले लेता है, ना तो कभी वर्ण आपका बोला नहीं जाता है। वर्ण वो से कहते हैं मेन रूप से जो वर्ण स्वर रहित होता है, अर्थात जो व्यंजन स्वर रहित होता है जिसके नीचे हल लगा होता है, उसका मतलब वो वर्ण है। और वर्ण कभी बोला नहीं जाता है। मैं भी आगे आपको बताऊंगा क्यों नहीं बोला जाता। सबके मन में सवाल होगा कि सर ऐसे कैसे कहते हैं कि वर्ण नहीं बोला जाता है। पूरा प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा कि वर्ण क्यों नहीं बोला जाता है, रीजन क्या है। आप जो बोलते हो व्यंजन के रूप में, आप क्या बोलते हो? आप वर्ण बोलते हो या अक्षर बोलते हो? ये सारी चीजें आपको मैं क्लियर करूंगा। तो फिलहाल अभी ये समझो आप कि स्वर रहित तो एक वो है कि जब आपको लगे किसी व्यंजन के नीचे हल लगा हुआ हो या कोई शब्द में लगे कि आधा शब्द लिखा हुआ हो। मान लो कोई मैंने शब्द लिखा, उस शब्द में आपको कोई सा व्यंजन ऐसा लगा कि वो आधा लिखा हुआ है या आधी फॉर्म में लिखा हुआ व्यंजन है, तो उसका मतलब ये होता है कि उस व्यंजन के साथ कभी भी स्वर नहीं होता है। ये बात अपने माइंड में रख लेना कि जब कोई शब्द में आधा वर्ण आपको दिखाई दे तो समझ जाना उसके साथ क्या नहीं है, स्वर नहीं है। तो याद रखना, या तो वो भाई क्या होगा, आधा वर्ण होगा, आधा वर्ण होगा। तो ये ऐसी कंडीशन कहलाती है बेटा आपकी स्वर रहित व्यंजन। कैसी कहलाती है? स्वर रहित व्यंजन की कंडीशन कहलाती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखो। यहां पर मैं आपसे कह दूं 1 मिनट के लिए, मैंने कहा बेटा स्वर, खाली स्वर ही लिखा। मैंने कहा यहां से त्याग, मैंने त्याग लिखा। मैंने कहा भाई यहां पर आपसे त्याग लिख दिया, या मैं आपसे कह दूं बेटा यहां पर स्वर हो जाएगा, त्याग हो जाएगा, या मैंने कह दिया आपसे बेटा यहां पर स्पर्श। क्या कह दिया मैंने यहां पर? स्पर्श। अब आप मुझे सब जने बताओ कि इसमें संयुक्त ध्वनि कैसे होगी। देखो, अगर आप देखोगे तो इस शब्द को देखो, स्वर को, ये स्वर कैसा है बेटा? आधा है। और मैंने आपको बता दिया कि जो व्यंजन आधा होता है वो स्वर रहित होता है, और जो व्यंजन पूरा होता है वो स्वर सहित होता है। तो इस फॉर्म को देखोगे तो इसमें देखो, पहला व्यंजन स्वर रहित, दूसरा व्यंजन स्वर सहित। और जब पहला व्यंजन स्वर रहित, दूसरा व्यंजन स्वर सहित मिलता है तो वहां ध्वनि कौन सी पाई जाती है? आपकी संयुक्त ध्वनि पाई जाती है। तो यहां पर आप देखोगे तो पहला व्यंजन कैसा है बेटा? स्वर रहित है, आधा है। दूसरा व्यंजन यहां पर पूरा है। तो इस कंडीशन में आया नहीं आया कि स्वर रहित के बाद स्वर सहित, तो इसका मतलब स्वर में कौन सी ध्वनि है? आपकी संयुक्त ध्वनि है। ऐसे बेटा त्याग को देखो, त्याग में देखो तय देखोगे तो आधा है, और बाद में यह देखोगे या, तो ये पूरा है। तो पहला व्यंजन आधा, दूसरा व्यंजन पूरा, तो इसका मतलब ध्वनि कौन सी? इसमें संयुक्त ध्वनि है। यहां देखोगे तो यहां देखो भाई, स इसमें आधा है और पै इसमें पूरा है, तो पहला व्यंजन आधा और दूसरा व्यंजन पूरा, तो इसका मतलब इसमें ध्वनि कौन सी? आपकी संयुक्त ध्वनि है। तो याद रखना, संयुक्त ध्वनि कभी भी अगर आपसे पूछे तो संयुक्त ध्वनि वो होती है जब आपको लगे कि स्वर रहित व्यंजन के साथ स्वर सहित व्यंजन मिल जाए। और ऐसी कंडीशन में अगर हो जाए या ऐसी कंडीशन आपको मिल जाए, तब जाकर उसको कहा जाता है संयुक्त ध्वनि। तो याद रखोगे, ठीक है। तो याद रखना कि संयुक्त ध्वनि किसे कहते हैं? स्वर रहित व्यंजन के साथ जब आपको क्या मिल जाता है? स्वर सहित व्यंजन। ठीक है, चलिए आगे देखें बेटा यहां पर। तो अगली ध्वनि जो होती है जिसका नाम होता है आपका संपर्क ध्वनि। देखो इसे इतना बस छोटा छोटा सा समझ लो, इतना डीपली आपसे एग्जाम में पूछेगा नहीं, जानकारी के अनुसार मैं आपको दे रहा हूं। ये चीजें याद रखनी बहुत जरूरी होती है, समय का कुछ नहीं पता कब क्या पूछ लिया जाए, ठीक है ना। तो इसलिए पढ़ लो,
आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो नॉलेज में तो हमेशा रहेगा। ठीक है, चलिए बेटा, तो संपृक्त ध्वनि की अगर बात करें आपसे, तो संपृक्त ध्वनि किसे कहते हैं बेटा? तो संपृक्त जो ध्वनि होती है उसको जरा ध्यान से सुनना जरा। संपृक्त ध्वनि, अब संपृक्त ध्वनि किसे कहते हैं जरा देखो ध्यान से। जो संपृक्त ध्वनि होती है इसकी खासियत ये होती है, देखो मैंने आपको भी क्या बताया, मैंने ये कहा था कि जो आपकी संयुक्त ध्वनि है उसकी पहचान क्या है कि स्वर रहित व्यंजन, यही तो बताया कि स्वर रहित व्यंजन के तुरंत बाद क्या मिल जाए आपको? स्वर सहित व्यंजन। क्या मिल जाए आपको? स्वर सहित व्यंजन। ये चीजें मैंने आपको भी बताई कि स्वर रहित व्यंजन के बाद क्या मिल जाए आपको? स्वर सहित व्यंजन। लेकिन अगर मुझे संपृक्त बनानी है तो याद रखना इससे पहले भी मुझे एक स्वर सहित व्यंजन ऐड करना पड़ेगा। स्वर सहित, कैसे व्यंजन ऐड करना पड़ेगा? स्वर सहित। तो मेन रूप से समझ जाना कि इसकी कंडीशन क्या है कि यहां जो व्यंजन होगा वो अपने आप में पूरा होगा, पहला वाला व्यंजन। उसके तुरंत बाद तुम्हें व्यंजन कैसे दिखाई देना चाहिए? आधा। और उसके तुरंत बाद तुम्हें व्यंजन कैसे दिखाई देना चाहिए? पूरा। और तुम्हें लगे कि भाई पहला व्यंजन पूरा है, उसके तुरंत बाद आधा है, उसके तुरंत बाद पूरा है, मतलब कि दो स्वर सहित व्यंजनों के बीच में जब एक स्वर रहित व्यंजन आता है तभी उसका नाम रखा जाता है संपृक्त ध्वनि। क्या रखा जाता है बेटा? संपृक्त ध्वनि। इतनी बात समझ में आई। और जबकि संयुक्त ध्वनि क्या होता है कि जब तुम्हें पहला आधा व्यंजन दिखाई दे, उसके तुरंत बाद पूरा व्यंजन दिखाई दे, पर आधे व्यंजन से पहले आपका पूरा व्यंजन ना हो। इसको अच्छी तरह समझ लेना। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, आपको इस तरह से समझ में आ जाएगा बेटा। जैसे मान लो मैंने कहा भी आपसे, एक मिनट के लिए, मैंने कहा राज्य, भाई मैंने कहा आपसे काव्य, ठीक है, मैंने कहा आपसे बेटा यहां पर राज्य, काव्य, हत्या। क्या कहा बेटा मैंने? अब हत्या। या मैंने आपसे कह दिया बेटा यहां पर सभ्य है। क्या कह दिया मैंने? सभ्य। अब आप देखो यहां पर काव्य हो गया, राज्य हो गया, हत्या हो गया, और क्या हो गया बेटा? आपका सभ्य हो गया। आप जरा सही तरीके से मुझे बताइए कि अगर मैं इसकी बात करूं यहां पर इस ध्वनि की, तो आप खुद देखो भाई पहला जो व्यंजन है, मेन रूप से देखेंगे तो पहला जो व्यंजन है आपका रा, ये अपना आप में पूरा है। रा कैसा बेटा? पूरा है। दूसरा लेते हैं बेटा, जैसे जो पहला जो व्यंजन है ये अपने आप में कैसा बेटा? रा अपने आप में पूरा है। जबकि जय कैसा हो गया आपका? आधा हो गया। और यह कैसा हो गया आपका? पूरा हो गया। तो आप मुझे बताओ पहला व्यंजन स्वर सहित, स्वर रहित, फिर स्वर सहित, तो इसका मतलब कौन सी ध्वनि होगी आपकी? संपृक्त ध्वनि। और ऐसी बेटा यहां काव्य में है कि पहला व्यंजन पूरा और काव्य में वे आपका आधा, फिर से यह आपका पूरा। तो मतलब कि दो स्वर सहित के बीच में एक रहित आ गया तो संपृक्त ध्वनि ही कहलाएगी। ऐसी हत्या में देखो बेटा है पूरा है, जबकि तय इसमें आधा हो गया और यह इसमें पूरा हो गया, तो दो स्वर सहित के बीच में एक रहित संपृक्त ध्वनि। ऐसी बेटा स हो गया और स के तुरंत बाद आपका भय आधा हो गया और यह आपका पूरा हो गया, तो दो संयुक्त ध्वनि के बीच में एक कौन सी? स्वर रहित ध्वनि। तो वो कहलाएगा आपका कौन सा? संपृक्त ध्वनि। अब बताइए इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? सिंपल सी बात है भाई। संयुक्त ध्वनि वो है जब स्वर रहित व्यंजन के बाद स्वर सहित व्यंजन मिल जाए, स्वर रहित व्यंजन से पहले कुछ ना। संपृक्त ध्वनि वो है कि जब आपको स्वर सहित व्यंजन के बाद स्वर रहित मिले और स्वर रहित व्यंजन के बाद स्वर सहित मिले, अर्थात दो स्वर सहित व्यंजनों के बीच में जब एक स्वर रहित व्यंजन आता है तब उसका नाम रखा जाता है संपृक्त ध्वनि। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जबकि बात करें बेटा हम आपसे कि युग्मक ध्वनि किसे कहा जाता है, अगर मान लो उसने पूछ लिया कि युग्मक ध्वनि किसे कहते हैं, तो बेटा युग्मक ध्वनि की बात करूं आपसे तो ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि युग्मक ध्वनि किसको कहा जाता है या युग्मक ध्वनि किसे कहते हैं। तो याद रखना युग्मक ध्वनि की पहचान क्या है कि जब दो समान व्यंजन, कैसे व्यंजन हो बेटा? दो समान व्यंजन, दो समान व्यंजन कैसे होने चाहिए? दो समान व्यंजन जिसमें पहला व्यंजन
स्वर रहित, स्वर रहित जिसमें पहला व्यंजन स्वर रहित व दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है, स्वर सहित होता है, तब उसको क्या कहा जाता है? युग्मक ध्वनि कहा जाता है। और एक बात ध्यान रखना, जब युग्मक ध्वनि एग्जाम में आती है तो फिर संयुक्त भी भूल जाते हैं, फिर हम आप बाद में संप्रक्त भी भूल जाते हैं, फिर इन दोनों पे ध्यान नहीं देना होता है। फिर तो आपको केवल युग्मक ही लगानी है, चाहे उसमें संप्रक्त का नियम लगे चाहे उसमें संयुक्त का नियम लगे, लगानी है तो केवल हमें युग्मक ध्वनि ही लगानी है। जैसे मैं आपको बताऊं एग्जाम्पलों में, मान लो मैंने कहा आपसे भाई, एग्जाम्पल में मैंने कहा दिल्ली, किसकी बात करो बेटा? दिल्ली की, ठीक है। मैंने कहा आपसे बेटा दिल्ली, मैं आपसे कह रहा हूं भाई बिल्ली। मैंने क्या कहा बेटा? दिल्ली, मैं कह रहा हूं आपसे बिल्ली। दिल्ली कहूं या बेटा आपसे बिल्ली कहूं, या बेटा मैं आपसे मिट्टी कहूं, या मैं आपसे हड्डी कहूं? क्या कहूं मैं आपसे? हड्डी। तो आप मुझे सब जने बताओ, इन एग्जाम्पलों में जरा तुम ध्यान से देखो और सब जने मुझे बताओ सब एग्जाम्पलों में कि यहां देखो पहला व्यंजन ल है और दूसरा भी क्या है? ल है। इधर ल, इधर ल, इधर ट, इधर ट, इधर ड और आपका इधर ट। लेकिन दोनों को दोनों व्यंजन कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको? समान, और जिसमें कि समान होने पर एक तो आधा है और एक अपने आप में पूरा है, अर्थात एक स्वर रहित व्यंजन है जबकि एक स्वर सहित व्यंजन है। तो ऐसी ध्वनियों को किस नाम से पुकारा जाता है? युग्मक ध्वनि के नाम से। किससे बेटा? युग्मक ध्वनि के नाम से, या इनको हम द्वित्व ध्वनि के नाम से भी जानते हैं, द्वित्व ध्वनि के नाम से, ठीक है। या तो आप इन्हें युग्मक ध्वनि कह दो, या तो आप इन्हें क्या कह दो बेटा? द्वित्व ध्वनि कह दो। बताइए, इतनी बातें समझ में आई नहीं है आपको? उम्मीद करता हूं अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। नहीं आई होगी तो इसे दोबारा से वीडियो को देखना, फिर समझना, फिर समझना। स्वर रहित के बाद स्वर सहित तो आपकी संयुक्त ध्वनि है, और स्वर सहित, फिर स्वर रहित, फिर स्वर सहित, वो संप्रक्त ध्वनि है। और जब आपकी युग्मक आ जाए तो दोनों समान व्यंजन होने चाहिए, एक स्वर रहित होना चाहिए और एक स्वर सहित, और ऐसा करके आपको दिखाई देता है, उसको कहा जाता है युग्मक, या उसको कहा जाता है द्वित्व ध्वनि। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है बेटा। आगे अगर चले बेटा, तो आगे मैंने आपको क्या बताया कि एक ध्वनि और बताइए आपको मैंने, जिसे कहते हैं सरल ध्वनि। इस सरल ध्वनि का महत्व क्या है, जरा ध्यान से सुनना। है सरल ध्वनि किसे कहते हैं? देखो, सरल ध्वनि या साधारण ध्वनि इतनी बड़ी नहीं है, ये सबसे हल्की ध्वनि कहती है कि भाई सरल हो गया या बेटा आपका साधारण हो गया। साधारण, सरल या साधारण ध्वनि जो कहते हैं ना, वो उसे कहते हैं जब आपको लगे कि कोई भी शब्द है, आपके सामने कोई भी शब्द है, उस शब्द में आपको दिखाई दे रहा है कि कोई भी वर्ण आपका आधा नहीं है और कोई वर्ण आपका स्वर सहित नहीं है। मतलब कि अगर किसी भी शब्द में अगर आपको लगता है कि हर एक वर्ण वो सब के सब जो हैं स्वर सहित में आ रहे हैं, तो आप समझ जाना उसमें आपकी सरल या साधारण ध्वनि होती है। जैसे मान लो मैं आपसे कह दूं भाई, मैंने कहा राजा, मैंने कहा भाई कमल, मैंने कहा भाई यहां पर कपीस, मैंने कहा बेटा यहां पर मोहन, ठीक है। आप मुझे बताओ, इन शब्दों में क्या आपको कोई सा भी वर्ण आधा दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। यहां सबके सब जो वर्ण है, सबके सब स्वर के साथ आए हैं, अर्थात जब कोई किसी भी शब्द में हर कोई व्यंजन स्वर सहित होता है, तब समझ जाना कि वहां पर ध्वनि कौन सी होती है बेटा? आपकी सरल, या उसे कहते हैं साधारण ध्वनि। तो बेटा ये आपका ध्वनि का विस्तार था, जो मैंने आपको बताया कि ध्वनि कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, ठीक है। एक होती है आपकी स्वर और दूसरा क्या होता है? व्यंजन। जबकि ध्वनि के भेद पूछता है, कुल भेद पूछता है, तो आपकी संयुक्त हो गई, संप्रक्त होगी, युग्मक होगी, और साथ में क्या होगी आपको बेटा? सरल ध्वनि। तो ये था आपका बेटा ध्वनि, और कैसे आते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताते हैं। आगे जैसे हम चलते हैं बेटा, तो आगे हम क्या देखते हैं यहां पर आगे, कि हमें ये नजर आता है कि ध्वनि आपकी स्थायी नहीं थी, इसको स्थायी बनाया गया। इसको क्या बनाया गया? स्थायी बनाया गया। रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। जब हम प्राचीन समय में जाते हैं तो जितने भी हमारे वेद थे, ये सबके सभी श्रुति थे। श्रुति का मतलब होता है इनको केवल सुना ही जाता था, ये लिखे हुए नहीं थे बेटा।
तो इसलिए वेदों का दूसरा नाम श्रुति भी होता है। क्या होता है? श्रुति भी कहते हैं। तो जितने वेद थे सब श्रुति थे, अर्थात केवल ये सुने जाते थे। इनको जब सुना जाता था तो उनका रूप जो माना जाता था श्रुति के रूप में, वो किसका माना जाता था? ध्वनियों का माना जाता था। जब इन वेदों का हमने रूपांतरण करा, रूपांतरण इसको हमने लिखना शुरू करा, तो लिखने के लिए उस श्रुति को हमने स्थायी बनाया, वेदों को स्थायी बनाया। और स्थायी जब कोई चीज बन जाती है तो वो ध्वनि से वर्ण में कन्वर्ट हो जाती है। तो याद रखना, ध्वनि को स्थायी बनाने के लिए जरूरत वर्ण की पड़ी। तो अगली जो इकाई आती है वो उसकी इकाई का नाम क्या होता है? वर्ण। इसलिए कहा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। एक वर्ण अपने आप में एक पूर्ण इकाई होती है जिसका हम विभाजन नहीं कर सकते। वर्ण को हम कभी तोड़ नहीं सकते हैं भाई। अभी आपको पूरी चीजें बताता हूं, ध्यान से सुनना। देखो, मैंने वर्ण की बात करी है बेटा, तो वर्ण की अगर बात करें आपसे तो वर्ण क्या है? ठीक है, तो वर्ण क्या है मैं आपको बताता हूं। भाषा की सबसे छोटी, क्या पूछेगा आपसे कि भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहा जाता है बेटा? वर्ण कहा जाता है। तो कभी अगर पूछे कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहते हैं, तो आप सभी को जवाब देना बेटा कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात, वर्ण क्या है बेटा? वर्ण अपने आप में एक पूर्ण इकाई है। वर्ण क्या है? वर्ण जो है बेटा, वर्ण अपने आप में, वर्ण अपने आप में एक पूर्ण इकाई है। एक पूर्ण इकाई है। वर्ण अपने आप में एक पूर्ण इकाई है जिसका विभाजन, पूर्ण इकाई है जिसका विभाजन या खंडन नहीं किया जा सकता। 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 समझे इतनी बात कि वर्ण क्या है बेटा? वर्ण अपने आप में एक पूर्ण इकाई है जिसका हम विभाजन या खंडन नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी बात कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था बेटा कि ये जो वर्ण है, क्या है बेटा? ये वर्ण, अगर इस वर्ण की अगर बात करें तो ये ध्वनि का अपोजिट हो जाता है। ध्वनि का क्या बन जाता है बेटा? अपोजिट हो जाता है, बदल जाता है, कि ध्वनि का विपरीत हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई ध्वनि आपकी कैसी है? मौखिक। तो वर्ण जो काउंट होगा वो वर्ण किस में काउंट होगा आपका? वर्ण जो काउंट होगा वो किस में होगा आपका? लिखित में। तो वर्ण क्या हो गया आपका? लिखित हो गया। ठीक है, दूसरी बात कि भाई वर्ण, ध्वनि आपकी क्या थी बेटा? मौखिक थी। तो ये क्या हो गया आपका? लिखित। ध्वनि श्रव्य थी तो ये क्या हो जाएगा आपका? दृश्य। क्या हो जाएगा? ये दृश्य। ध्वनि आपकी अस्थायी थी तो ये हो जाएगा आपका क्या बेटा? स्थायी। लेकिन एक चीज यहां पर कॉमन मिलती है। कॉमन क्या है? जैसे ही हम ध्वनि को नहीं तोड़ सकते, वाकई में परिभाषा में दे रखा है, वैसे भी हम वर्ण को नहीं तोड़ सकते। जैसे ध्वनि का विभाजन नहीं किया जा सकता, वैसे ही आपका कभी भी वर्ण का विभाजन नहीं कर सकते। तो याद रखना, वर्ण भी आपका अखंडित होता है। क्या होता है? वर्ण भी आपका बेटा क्या होता है? अखंडित होता है। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे? अखंडित बताऊंगा, रीजन कैसे होता है, पहले क्वेश्चन समझो। यहां पर क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछेगा कि बताइए भाई, आपसे पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। ठीक है, तो आपको क्या जवाब देना है? आगे पूछेगा आपसे कि भाषा की
सबसे छोटी दृश्य इकाई। क्या बेटा? दृश्य इकाई। चलिए आगे कहेगा आपसे कि भाषा की सबसे छोटी स्थायी इकाई। ठीक है, ये आपसे ऐसे पूछ लेगा बेटा कि भाषा की सबसे छोटी अखंडित इकाई। अब जरा ध्यान से सुनो। तो अगर आपको जवाब देना है तो कैसे दोगे बेटा? तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई की बात करोगे तो आंसर क्या बताओगे आप? वर्ण। ठीक है, दृश्य इकाई की बात करोगे तब भी सबका आंसर क्या होगा? वर्ण। स्थायी की बात करोगे तब भी आंसर क्या होगा? वर्ण। और अखंडित की बात करोगे तब भी आंसर क्या होगा? वर्ण। अब तुम्हारे मन में, सबके मन में एक सवाल ये हो रहा होगा कि सर भाषा की सबसे छोटी अखंडित इकाई ध्वनि भी है और भाषा की सबसे छोटी अखंडित इकाई वर्ण भी है, तो जवाब देंगे कैसे? मान लो जवाब देना ऐसा है, उसने एग्जाम में ये पूछा कि भाषा की सबसे छोटी अखंडित इकाई क्या है। ऑप्शन में याद रखना, ऑप्शन में ध्वनि भी है और ऑप्शन में आपका बेटा वर्ण भी है। ठीक है, और क्वेश्चन यही है कि भाषा की सबसे छोटी अखंडित इकाई क्या है। ऑप्शन में ध्वनि भी दिखाई दे रहा है, ऑप्शन में आपको वर्ण भी दिखाई दे रहा है। तो उस कंडीशन में आपको डिसाइड करना है कि दोनों इकाइयों में सबसे पहले इकाई कौन सी बनी है, या सबसे इन दोनों में सबसे छोटी इकाई है कौन सी। तो ध्वनि पहले बनी है, वर्ण पहले आता है, तो सबसे पहले क्या आता है? ध्वनि। तो आपको लगानी पड़ेगी पहले क्या? ध्वनि। ऑप्शन में ध्वनि नहीं है तो वर्ण, वर्ण नहीं है तो ध्वनि। अगर दोनों हैं तो आपको जवाब देना पड़ेगा ध्वनि का। इतनी बात समझ में आएगी? ठीक है, चलिए आगे तो हो गया आपका पोर्शन। अगर मानो उसने कहा आपसे भी एक क्वेश्चन और पूछ लिया कि लिपि चिन्हों की सबसे छोटी इकाई, लिपि चिन्हों की सबसे छोटी इकाई, कि लिपि चिन्हों की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। तो देखो लिपि जो है, लिपि का जो प्रयोग है या लिपि काम करते हैं लिखने में, लिपि लिखी जाती है। तो इसलिए अगर पूछे कि लिपि चिन्हों की सबसे छोटी इकाई क्या है, तब भी आपको आंसर क्या देना बेटा? वर्ण देना है। क्या देना आपको? तब भी आंसर वर्ण ही देना है। तो लिपि चिन्हों की सबसे छोटी इकाई पूछे तो भी आपको वर्ण देना है। और ये भी कहे ना कि वर्ण का उच्चरित रूप क्या कहलाता है। मान लो उसने एक क्वेश्चन दिया आपको, क्वेश्चन क्या दिया कि उसने कहा कि वर्ण का उच्चरित रूप क्या कहलाता है, उच्चरित रूप क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, कहलाता है। अगर उसने कहा कि वर्ण का उच्चरित रूप क्या कहलाता है, कि वर्ण का उच्चारण क्या कहलाता है, तो याद रखना तब आपको आंसर देना पड़ेगा क्या? ध्वनि। क्या बताना बेटा? ध्वनि। क्या बताना? ध्वनि। तो वर्ण का उच्चित रूप क्या कहलाता है बेटा? ध्वनि। और ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है आपका? वर्ण। तो ध्वनि का लिखित रूप पूछे तो वर्ण बताना है और वर्ण का उच्चरित रूप पूछे तो आपको ध्वनि बताना है। तो इतनी बात आपको क्लियर होगी बेटा कि ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है और वर्ण अपने आप में एक पूर्ण इकाई है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता या जिसका खंडन नहीं किया जा सकता। इतनी बात समझ में आएगी? ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। तो आगे हम बात करें आपसे, जैसे हमने ध्वनि के प्रकार पढ़े, कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार की होती है, ऐसे आपके बड़ में आते हैं। अगर मान लो उसने कहा आपसे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, या पूछ रहा है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, या वर्ण के भेद कितने होते हैं, तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, याद रखना। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो। वे कौन कौन से होते हैं? एक होता है बेटा आपका स्वर और एक होता है आपका क्या बेटा यहां पर? व्यंजन। ठीक है, तो कभी अगर पूछे कि वर्ण के भेद कितने हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताने दो, एक तो स्वर और एक क्या होता है आपका? व्यंजन। ठीक है, अब बात यह आती है कि वर्ण के दो प्रकार हो गए, एक तो स्वर हो गया और एक क्या हो गया? व्यंजन हो गया। तो इनका प्रयोग कैसे है? अब सवाल यह बनता है कि भाई मुझे बताओ, मैंने अभी आपको बताया था कि वर्ण को हम बोल नहीं सकते,
वर्ण को हम बोल नहीं सकते। वर्ण है क्या? तो वर्ण ये होता है कि एक आता है आपका शब्द वर्णों का विच्छेद करना। पूछ लेता है एग्जाम में, मान लो कोई शब्द दिया, उससे कहेगा इसका वर्ण विच्छेद करो, इस शब्द का वर्ण विच्छेद करो। वर्ण विच्छेद का मतलब होता है कि आप किसी भी शब्द को तोड़ो और तोड़ते समय जो भी व्यंजन है उसमें से आप स्वर को अलग करो। स्वर अलग करो, व्यंजन को अलग करो, वही कहलाता है उसका क्या? वर्ण विच्छेद। ठीक है। तो अगर पूछे कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, कितने? स्वर और व्यंजन, और आपसे पूछे वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है और किन शब्दों का वर्ण विच्छेद किया जाता है, तो मैं आपको कुछ चीज बताता हूं। देखो ध्यान से, मान लो मैं आपसे कहता हूं भाई वर्ण विच्छेद की अगर बात करें कि वर्ण विच्छेद जो होते हैं, किसी भी शब्द का पूछ लेता है एग्जाम में कि किसी शब्द को वर्ण विच्छेद करके कैसे लिखा जाता है। मान लो मैं आपसे कहूं 1 मिनट के लिए कि जो भी आपके व्यंजन है, जैसे मैंने लिखा कै, मैंने लिखा बेटा यहां पर मैं, मैंने लिखा रे, मैंने लिखा यहां पर ले। ठीक है। आप मुझे पहले ये बताइए, क्या ये जो लिखे हुए हैं कै, मैं, रे और क्या ले, क्या आप इनको वर्ण कह सकते हो? एक चीज में बताइए सब जने, क्या आप इन्हें वर्ण कह सकते हो? हां या नहीं, इसका जवाब दो। क्या कै वर्ण है? क्या आपका मैं वर्ण है? क्या आपका रे वर्ण है? क्या आपका ले वर्ण है? अगर ये वर्ण है तो आप कै को बोल नहीं सकते। ये अगर मैं वर्ण है तो आप इसे बोल नहीं सकते। अगर रे वर्ण है तो आप इसे बोल नहीं सकते। ले वर्ण है तो आप इसे बोल नहीं सकते। मैंने जैसे कै बोल दिया ना, तो ये कै फिर वर्ण नहीं है। वर्ण तो कभी बोल ही नहीं सकता भाई, वर्ण तो कभी बोल ही नहीं सकता। वर्ण वो होता है जिसके नीचे क्या होता है बेटा? हल लगा होता है। तो अगर इसके नीचे मैं हल लगा दूं, इन सभी के नीचे, तो अब मैं कह सकता हूं कि ये तो बन गए आपके क्या? वर्ण। क्या बन गए? वर्ण। अब हल लगने का मतलब ये हुआ कि अब इनके पास स्वर नहीं है। तो मतलब जिस व्यंजन के नीचे हल लगा हुआ नहीं है, उसका मतलब ये हुआ कि उसके पास स्वर है। अब सबके मन में सवाल ये होगा कि सर इसमें तो कोई सा भी स्वर हमें दिखाई नहीं दे रहा, इसमें तो किसी स्वर की हमें कोई मात्रा भी नहीं दिखाई दे रही है। जैसे मैं अगर आपसे कहूं 1 मिनट के लिए कि सर यहां पर रे पे मैं ये लिख दूं, तो यहां ई की मात्रा दिखाई दे रही है, यहां ए की मात्रा दिखाई दे रही है, यहां आपकी ओ की मात्रा दिखाई दे रही है, यहां आपकी छोटी ई की मात्रा दिखाई दे रही है। इन व्यंजनों में तो आपको कोई स्वर की मात्रा दिखाई नहीं दे रही है, तो फिर इसमें स्वर कैसे हुआ? इसका भी लॉजिक है, मैं आपको बताता हूं। देखो कि जितने भी व्यंजन होते हैं, अगर आपको लगता है कि इस व्यंजन के साथ कोई सा भी स्वर की मात्रा हमें नहीं दिखाई दे रही, तो फिर भी आप गलती मत करना, उसमें फिर भी एक स्वर होता है, उसमें स्वर होता है। और वो स्वर जो होता है, मैं उसके बारे में बता दूं, उसका नाम होता है ए स्वर। कौन सा होता है? ए स्वर। ये ए स्वर सभी स्वरों के उच्चारण में मदद करता है, अर्थात जिन स्वरों की मात्रा नहीं होती है उसी का नाम क्या रखा गया? ए स्वर। मतलब इसकी कोई मात्रा होती नहीं है, इसकी कोई मात्रा जब होती नहीं है तो इसको कहा जाता है अमात्रिक स्वर। क्या कहा जाता है? अमात्रिक स्वर। आगे पढ़ेंगे स्वर में आपको बताऊंगा। कभी भी अगर पूछे कि अमात्रिक स्वर किसको कहा जाता है, तो किसको? ए को। और ये हमेशा उस व्यंजन के साथ रहता है जिस व्यंजन के साथ कोई सी भी स्वर की मात्रा नहीं दिखाई दे रही। अगर जिस व्यंजन के साथ अगर आपको स्वर की मात्रा दिखाई दे गई, तो वो उसी स्वर से जानकारी होगी आपको। जैसे यहां दिखाई दे रही थी अभी आपको, तो वो स्वर से जानकारी है। इसको अमात्रिक भी कहते हैं बेटा, इसको उदासीन स्वर के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछे कभी भी उदासीन स्वर किसे कहते हैं, तो आपको इसी को बताना है। इसको उदासीन के बाद इसको शहीद स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? इसे शहीद स्वर। और इसको बेटा हम केंद्रीय, केंद्रीय या बेटा हम इसको मध्य स्वर के नाम से भी जानते हैं। याद रखना, ये सभी के सभी इसी के नाम है। कि कभी अगर पूछे कि अमात्रिक स्वर किसे कहते हैं, तो ए को कहते हैं। उदासीन ए को कहते हैं। शहीद स्वर ए को कहते हैं। केंद्रीय मध्य स्वर किसे कहते हैं? ए को कहते हैं। इस विचार की कोई मात्रा होती नहीं है, तो बेचारा क्या हुआ? उदास हुआ। उदास होने के बाद बेचारा शहीद हो गया, फांसी का फंदा खा लिया तो शहीद हो गया, और शहीद होने के बाद उसे मध्य भाग में दफना दिया गया।
इसी जानकारी थोड़ी सी दे दी है, वैसे लॉजिक आपको बताया याद करने का। ना तो आपको याद इतना करना कि अमात्रिक स्वर ए होता है, उदासीन स्वर ए होता है, सहित स्वर ए होता है, और आपका केंद्रीय और मध्य स्वर भी किसे कहते हैं, हम ए को ही कहते हैं। तो ये कहां होता है, ये वहां होता है जिस व्यंजन के साथ कोई स्वर की मात्रा नहीं दिखाई देती, ठीक है ना। चलिए बेटा, अब जैसे इनके नीचे हल लगा देते हैं तो ये तो बन जाते हैं किसमें, आपके वर्ण। वर्ण वही होगा जिस व्यंजन के नीचे क्या होगा, हल होगा। इतनी बात समझ में आएगी, ठीक है। और जिस व्यंजन के नीचे बेटा हल होता है आप उसे बोल नहीं सकते हो। अब इनकी बात करूं तो इनमें देखोगे तो इनमें भाई आपका स्वर है, वो कौन सा है, आपका ए। और जब भी आप किसी भी व्यंजन में से स्वर निकालोगे, जैसे मान लो मैंने कहा भी आपसे, मैंने का कहा, मैंने आपसे रा कहा, मैंने आपसे की कहा, या मैंने आपसे यहां पर मुंह कहा। मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई व्यंजन में से आप स्वर को अलग करो, व्यंजन में से आप क्या करो, स्वर को अलग करो। तो जब व्यंजन में से स्वर को अलग करा जाता है तो पहले उस व्यंजन के नीचे बेटा हल लगाया जाता है, उसके बाद जो स्वर मात्र दिखाई दे रहा है उसको अलग कर देते हैं। इसमें आ दिखाई दे रहा है तो रै पे हल लगाओ, आ को बाहर निकालो। इसमें ई की मात्रा दिखाई दे रही है तो इस पर हल लगाओ, यहां से बड़ी की मात्रा निकालो। इस पे ऊ की मात्रा दिखा रही तो हल लगाओ, यहां पर आप छोटा ऊ निकालो। तब जाकर कह सकते हैं भाई ये जो है ये जो है ये क्या बन गया आपके, ये क्या बन गया आपके बेटा, ये बन गया आपके वर्ण। ये क्या बन गए, वर्ण, ठीक है। क्या बने, ये वर्ण। जबकि ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा, इनको कहा जाता है अक्षर। क्या कहा जाता है इनको, अक्षर। इनको कहा जाता है अक्षर, ठीक है, याद रखना। जब किसी व्यंजन के साथ स्वर लगकर आता है तो उसको अक्षर कहते हैं। और अक्षर की खासियत यही होती है कि पहले व्यंजन और बाद में स्वर आता है। और जब व्यंजन में से जब किसी व्यंजन में से स्वर को निकाल दिया जाता है तो बन जाता है किसमें, वर्ण में, ठीक है। अब देखो यहां पर हमें कोई स्वर की मात्रा नहीं दिखाई दे रही तो इस पर हल लगाओ और निकालो यहां से क्या, ए। हल लगाओ, निकालो यहां से क्या, ए। हल लगाओ, निकालो यहां से क्या, ए। हल लगाओ तो निकालो यहां से क्या, ए। तो अब ये जो बन गए किस फॉर्म में बन गए, आपके वर्ण में, ठीक है, याद रखना। तो वर्ण वही है जब किसी व्यंजन में से आप स्वर को निकाल दो ना, वरना वो किस फॉर्म में रहता है बेटा, अक्षर की कंडीशन में रहता है। किस में रहता है, अक्षर में ही रहता है। जिस व्यंजन के साथ अगर स्वर है तो वो अक्षर की कंडीशन में है, और जिस व्यंजन के साथ अगर स्वर नहीं है, हल लगकर अलग अलग है, तो वो किस में आपके बेटा, वर्ण में। अब दूसरी बात तुम्हारे मन में सवाल ये होगा कि सर तुम ये कह रहे कि वर्ण का उच्चारण कर नहीं सकते और वर्ण होते हैं दो, स्वर और व्यंजन। हम तो ए को बोल सकते हैं, हम तो यहां पर ई को बोल सकते हैं, आ को बोल सकते हैं। तो आपकी बात सही है, वर्ण में केवल आप इस व्यंजन को नहीं बोल सकते जिसे कहते हैं शुद्ध व्यंजन। ये जो हल लगा हुआ होता है ना, मेन रूप से ये शुद्ध व्यंजन ये होता है, इसे आप शुद्ध व्यंजन कह सकते हो, बस खाली इसे शुद्ध व्यंजन कहते हैं। अब मेन चीज ये है कि स्वर को कैसे बोल देते हैं फिर वर्ण में। भाई अगर आपने परिभाषा पढ़ी होगी तो स्वर स्वतंत्र होता है, स्वर स्वयं पर आश्रित होता है। स्वर किसी की सहायता नहीं लेता बोलने में, स्वर किसी की मदद नहीं लेता उच्चारण करने में। स्वर क्या है, स्वाश्रित है, जो स्वयं पर आश्रित होता है। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्र में किसी भी प्रकार का कोई सा भी रुकावट नहीं हो, वो आपके स्वर है। जबकि व्यंजन क्या होता है, व्यंजन की परिभाषा सुनी होगी कि व्यंजन तभी बोलता है भाई जब उसके साथ क्या होता है, स्वर होता है। व्यंजनों की सहायता से उच्चरित ध्वनि को व्यंजन, या मतलब कि व्यंजनों की, वर्णों की सहायता से अगर किसी व्यंजन का अगर तुम्हें उच्चारण करना है तो व्यंजन कब बोलता है, जब किसी व्यंजन के साथ क्या लगता है, स्वर। स्वर व्यंजन की मदद से बोलता है, व्यंजन स्वर की मदद से बोलता है। और जबकि स्वर होता है स्वतंत्र, तो इसलिए स्वर को हम बोल सकते हैं लेकिन व्यंजन को नहीं बोल सकते। कब, जब वो वर्ण की फॉर्म में रहता है। तो याद रखना आप सभी को। अब आपको समझना यही है कि अगर मान लो कभी भी अगर आपसे किसी भी चीज का वर्ण विच्छेद कहे तो आपको नॉर्मल सी इतनी बात याद रखनी है कि वर्ण विच्छेद कैसे करना होता है। कोई शब्द होगा, उस शब्द को आपको क्या करना होगा, वर्ण से, मतलब कि वो जो शब्द है उस शब्द में से आपको व्यंजन हल को अलग करना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल में आपको बताता हूं, उसने दिया आपको वर्ण विच्छेद करने के लिए, जैसे मैं आपको कुछ शब्द देता हूं पहले। मान लो उसने कह दिया आपसे राम, कि राम का वर्ण विच्छेद करो, या उसने दिया बेटा आपसे माला,
कि माला का वर्ण विच्छेद करो, उसने किया आपसे राजमहल कि राजमहल का वर्ण विच्छेद करो। उसने दिया आपको बेटा कपीस कि कपीस का वर्ण विच्छेद करो। ठीक है, अब इनका तुम्हें वर्ण विच्छेद करना है तो मैंने आपको बता दिया कि वर्ण विच्छेद का मतलब हो गया कि व्यंजन में से आप स्वर को अलग करो, और व्यंजन में से स्वर को जब अलग करते हैं तो मैंने आपको क्लियर बताया बेटा अभी आपको कि व्यंजन में से जब स्वर को अलग करा जाएगा तो भाई एक बात याद रखना, उस व्यंजन के नीचे हल लगा दो। तो पहले क्या रहा रा, तो रे में आप हल लगाओ और यहां से क्या निकलेगा आ। उसके बाद क्या है आपका मैं, और जब मैं पे कोई इसमें स्वर की मात्रा ना दिखाई दे तो मैंने आपको बता दिया स्वर कौन सा स्वर होता है आपका ए, तो इस मैं पे आप क्या लगाओ हल लगाओ और यहां से क्या निकाल दो आप ए। ठीक है, सेम माला में करो भाई, मैं से आप क्या लगाओ यहां पर हल, तो यहां से क्या निकलेगा आ, और ले पे आप क्या लगाओ यहां पर हल और क्या निकलेगा यहां से बेटा आ। सेम राजमहल में करो बेटा, रे से हल लगाओ क्या निकालो यहां से आ, फिर जैसे आप हल लगाओ क्या निकालो यहां से ए, क्योंकि जब किसी व्यंजन में आपको कोई स्वर की मात्रा ना दिखाई दे तो अब आप उसमें हल लगाकर क्या निकाल सकते हो ए निकाल दो। ये उसी के साथ है जिस व्यंजन के साथ अगर स्वर की मात्रा नहीं दिखाई दे रही है। तो यहां पर जैसे निकाल दिया, उसके बाद बेटा यहां पर मैं पे स्वर की मात्रा नहीं दिखाई दे रही तो हल लगाओ क्या निकालो यहां से ए, भाई है पे भी नहीं दिखाई दे रही स्वर की मात्रा तो हल लगाओ यहां से क्या निकालो आप ए, और बेटा आगे देखोगे तो ले पे भी नहीं दिखाई दे रही है तो आप हल लगाओ और क्या निकालो यहां से ए। सेम यही कंडीशन यहां पर करो बेटा, कै पे नहीं दिखाई दे रही तो इस पर हल लगाओ यहां से क्या निकालो ए, और बेटा यहां पर पे नहीं दिखाई दे रही तो क्या निकालो यहां से अब बड़ी की मात्रा, यहां पर बेटा सै पे नहीं दिखाई दे रही है तो यहां से क्या निकालो आप ए। इतनी बात समझ में आ गई? तो जिस व्यंजन में जो आपको मात्रा दिखाई दे रही है वो निकाल दो, और नहीं दिखाई दे रही है तो उसमें से आप ए निकाल दो। ठीक है ना, चलिए तो ये नॉर्मल हो गया। मान लो कुछ अगर ऐसे शब्द आ जाए जिसमें आपको करना बड़ा दिक्कत हो जाए, जैसे मान लो वो कह रहा है आपसे कर्म, उसने कहा आपसे क्रम कि बताइए इनका वर्ण विच्छेद करो, इनका वर्ण विच्छेद कैसे करा जाएगा। तो आपने पहले तो ये कर दिया भाई, चलो मानता हूं आपने कै का कर दिया, कै पे हल लगाया और आपने क्या निकाल दिया ए। अब बात यह आती है कि कर्म में पहले कै बोला उसके बाद क्या बोला रे, और जो वर्ण विच्छेद में पहले बोलता है उसी को पहले लिखा जाता है। अब ये जो ऊपर वाला रे है, क्या ये रे लिखा तो पहले जाएगा, लेकिन क्या ये ऊपर वाला रे स्वर रहित होता है स्वर सहित होता है, मतलब कि स्वर के साथ होता है स्वर से अलग होता है। तो याद रखना जब भी ऊपर वाला रे होता है ये हमेशा स्वर रहित होता है। कैसा होता है? स्वर रहित होता है। ठीक है, तो जब इसको आप लिखो तो बस खाली इस पे रे लिखकर उसके नीचे लगा दो हल, इसमें से स्वर मत निकालना। स्वर क्यों नहीं निकालोगे? क्योंकि भाई ये कैसा होता है? स्वर रहित होता है। अब जब स्वर नहीं निकालोगे तो उसके बाद क्या है आपका मैं, तो मैं तो आपका स्वर सहित होता है, तो मैं पे हल लगाओ और क्या निकाल दो यहां से बेटा। इतनी बात समझ में आई? जब भी आपको कहीं ऊपर रे दिखाई देता है जिसे रेप रे कहते हैं तो उसमें कभी भी स्वर नहीं निकलता। ठीक है, वो आधा होता है। लेकिन अगर मान लो जो रे आपका नीचे है उसका क्या करना पड़ेगा भाई? क्या वो स्वर रहित होता है स्वर सहित होता है? तो मैं आपको बता दूं बेटा, नीचे वाला जो रे होता है ये स्वर सहित होता है, और जबकि जिस वर्ण के साथ लगा होता है वो बेचारा आधा होता है। मतलब जो नीचे वाला रे है ये रे तो कैसा हो गया? स्वर सहित। और ये किस वर्ण के साथ है? ये कै के साथ है, तो कै हो जाएगा इसमें क्या? आधा। ऊपर वाला रे आधा होता है, नीचे वाला रे पूरा होता है, और नीचे वाला रे जिस वर्ण के साथ होता है वो आधा होता है। तो यहां पर जो कै है ये कै तो बेटा आधा है, पर यहां पर रे अपना आप में पूरा है। उस रे के साथ तुम्हें कोई मात्रा दिखाई नहीं दे रही है तो हल लगाकर क्या निकालोगे बेटा? यहां से ए, और उसके बाद मैं, और मैं से क्या निकालोगे यहां पर ए। तो ये हो जाएगा इसका वर्ण विच्छेद। अब आप मुझे बताओ, एक तुमने ये भी देखा होगा कहीं ट्रक, ये कौन सा रे होता है बालकों? अगर मैं बात करूं आपसे कि ये जो है आपका ट्रक मैंने लिखा है तो ये क्या चीज होती है? ये कौन सा रे होता है? टोपी वाला। बहुत बच्चे लिख देते हैं, बहुत बच्चे इसे बोल भी देते हैं, लेकिन इसकी जानकारी बहुत कम बच्चों को होती है कि ये रे है कौन सा कायदे में, ये रे किस प्रकार का होता है। ये कुछ अलग नहीं होता है भाई। इसमें ये जो है ना, ये अगर मैं मान लो मैं इसे ऐसे लिख रहा हूं तो इसका मतलब मैं क्या लगा रहा हूं? हल। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है? आप कर रहे हैं रे लगता है ऐसे और हल लगता है ऐसे। इसका मतलब देखो समझो, इसका मतलब वही हो गया कि अगर ये रे है और ये आपका हल है, और मैंने बता दिया जब नीचे रे होता है
तो जिस वर्ण के साथ होता है वो कैसा होता है, आधा होता है। तो इसको सही दर्शाने के लिए जब आधा लिखा जाएगा टे, तो वो हल लगाओगे नहीं लगाओगे यहाँ पर, तो उन्होंने पहले से ही हल लगा दिया। क्यों लगा दिया कि यार टे पहले से ही आधा है, तो हल लगा दो फिर भी आधा ही रहेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। अब आप मुझे बताओ ऐसे क्या ये अच्छा लग रहा है? इसको अच्छा बनाने के लिए इन्होंने इस पर क्या लगा दिया, हल लगा दिया, क्योंकि भाई टे तो पैसे ही क्या हो जाएगा, आधा, क्योंकि इसके नीचे क्या हुआ है, रे। तो इसलिए कहा जाता है बेटा कि ये जो ट्रक है ना, ये कोई रे वगैरह नहीं होता है इतना पूरा, ये रे होता है, ये क्या होता है, रे। और जबकि ये वाला जो होता है ये होता है आपका हल। और जब इसे तुम वर्ग विच्छेद करोगे तो सेम वही कंडीशन में करना बेटा कि टे तो आधा रहेगा, और जबकि रे पूरा रहेगा। रे पे मात्रा नहीं है तो आप ए निकालो, और कै पे नहीं है तो आप फिर भी क्या निकालो, यहां से ए निकालो। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये यार कभी भी आए तो आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। चलिए आगे अगर बात करें तो बेटा ध्यान में रखना, मान लो वो तुमसे कहने लगा ये 4 व्यंजन आते हैं, एक तो कक्षा वाला 6 ज्ञानी, एक आपका श्रेय, और एक उगाता त्रिशूल। मान लो कभी किसी शब्द में ये आ गए तो इनका हमें वर्ग विच्छेद करना कैसे है भाई? इनको कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। ये संयुक्त व्यंजन जो होते हैं ना, ये 2 व्यंजनों के योग से मिलकर बने होते हैं, अर्थात 2 व्यंजनों के योग से बने होते हैं। ये जो मिलकर बना होता है, ये मिलकर बना जब कै के साथ क्या मिला देते हैं बेटा, से। ये जय के साथ बेटा हुए, ये से के साथ रे मिलकर बना होता है, जबकि वो तय के साथ तय और रे। ठीक है, समझ लो मेरी बात, नहीं समझ लो तो याद रखना कि कभी भी कक्षा वाला 6 आ जाए तो आपको तोड़ना इस फॉर्म में। इस पे मात्रा नहीं दिखाई दे रही तो हल लगाकर इसमें से भी क्या निकाल दो बेटा, ए। हल लगाकर इसमें से भी क्या निकाल दो आप, ए। हल लगाकर इसमें भी क्या निकाल दो आप, ए। हल लगाकर इसमें भी आप क्या निकाल दो बेटा, यहां से ए। मेरी बात समझ में आ गई? जब भी आपको कक्षा वाला 6 का वर्ग विच्छेद करना हो तो आपको किससे किन 2 व्यंजनों से मिलकर बनता है, कै और से। इसका वर्ग विच्छेद करना तो आपको ये लिखना पड़ेगा, इसका वर्ग विच्छेद करना तो आपको ये लिखना पड़ेगा, इसका वर्ग विच्छेद करना तो आपको ये लिखना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। मान लो मात्रा लगाकर दे दे, मान लो उसने मात्रा ऐसे लगाकर दे दी है, उसने मान लो मात्रा ये लगाकर दे दी, तो जब तुम्हें जो मात्रा दिखाई दे रही है तो भाई उस मात्रा को निकालो। भाई आप इसे तोड़ोगे तो देखो कै तो है ही, और अब क्या है यहाँ पर, से है, से में से ये लगाओ, मात्रा कौन सी आ रही है, आ, तो आ निकालो। समझे मेरी बात, नहीं समझे? समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे देखो, जैसे मान लो उसने कह दिया आपसे कि बताओ कक्षा का वर्ग विच्छेद करके बताओ, या उसने कह दिया श्राप का वर्ग विच्छेद करके बताओ, या उसने कह दिया ज्ञान का वर्ग विच्छेद करके बताओ। ठीक है, तो आप इसे तोड़ो। देखो सेम वही कंडीशन करो भाई जो मैंने आपको बताई है। भाई कै को तोड़ोगे तो कै में आप लगाओ हल, इसमें मात्रा नहीं दिखाई दे रही तो कैसे, तो ए निकलेगा नहीं निकलेगा, क्योंकि तो कै पे तो कोई मात्रा है नहीं है। लेकिन जो कक्षा वाला बेटा 6 है, इसको जो तोड़ोगे तो ये कैसे, बाद में किससे, से, और बाद में किससे बेटा, आ से, क्योंकि आ की मात्रा कक्षा वाला 6 इन 2 मिलों से मिलकर बना है। सेम यही कंडीशन आपको यहां करनी है भाई, से में हल लगाओ और से क्या निकालो, रे, और रे से क्या निकालो, आ, और पै से हल लगाकर क्या निकालो, यहां से ए, क्योंकि पै पे कोई मात्रा नहीं दिखाई दे रही। सेम कंडीशन यही करना बेटा आपको कि यहां पर जय लिखो, जय पे हल लगाओ, फिर जो स्वरों से मिलकर बना, आ बना तो आ निकालो, और न पे भी हल लगाओ और क्या बना आपका, ए निकालो। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये वाली चीज भी आप आराम से कर लोगे। चलिए मानो अगर उसने कुछ ऐसे करके दिया वर्ण विच्छेद में, भाई मान लो उसने वर्ण विच्छेद जो करके दिया, कुछ ऐसे शब्द दिए, मान लो वो कह रहा है कि भाई इसका वर्ण विच्छेद करके बताओ कि भाई ये द है, और द के नीचे ये ध टांग दिया। मान लो दूसरा द ये होगा जहां आपको ब मिलता है, तो इनका वर्ण विच्छेद कैसे करें? मान लो कहीं कहीं ऐसा होता है कि क्या आता है इसके नीचे री मिलती है, तो उनका वर्ण विच्छेद कैसे करें? मान लो कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपको ये मिल जाता है खाली, तो ये मिल जाता है, तो इसका वर्ण विच्छेद कैसे होगा? तो ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा, कि आपको मैंने बता दिया जब भी किसी व्यंजन के नीचे आपको कोई सा भी व्यंजन आधा दिखाई दे तो वो अपने आप में पूरा होता है। यहां पर देखो ध टंगा हुआ दिखाई दे रहा है इसके नीचे, यहाँ ब इसके नीचे है, यहाँ री यहाँ पर है, और ये तो री तो एक स्वर हो गया, ठीक है, ये भी आपका स्वर हो गया। लेकिन यहाँ जो व्यंजन है ये सब क्या है, आधे हैं। और जब किसी व्यंजन के साथ ही व्यंजन लगकर आता है नीचे, तो जो नीचे लगकर आया उसके वो आधा होता है, और जिसके साथ लगकर आया वो अपने आप में पूरा होता है। तो जब आप इस द को तोड़ोगे ना,
तो याद रखना जब आप इस द को तोड़ोगे तो द को तोड़ने के लिए तुम्हें पहले द पे हल लगाओ, और इसमें ध जो है ना वो ध अपना आप में पूरा है, और ध में कोई मात्रा नहीं दिखाई दे रही तो क्या निकालो आप ए। सेम कंडीशन ये बेटा, द में आधा है, ब अपने आप में पूरा है, और ब में मात्रा नहीं दिखाई दे रही तो आप क्या निकालो यहां से ए। अब ये जो बात करते हैं क, तो क में तो हमें मात्रा दिखाई दे रही है, वो किसकी दिखाई दे रही है, री की। तो इसमें करना क्या है, इसमें नॉर्मल सी बात है, आप क पे लगाओ हल और क्या निकाल दो बेटा यहां से री। सेम यहां पर आ जाओ, सेम यहां पर आओगे तो यहां वाला श्रय देखो, ये डंडे को हटा दिया जाए तो इसका मतलब ये क्या है, स है। इस डंडे को लगा दिया जाए तो इसका मतलब क्या है, र है। भाई यहां पर डंडा है नहीं तो इसका मतलब ये पहले क्या है, स है, और भाई साहब ये किसकी मात्रा, री की, और री पर बेटा क्या आपका अनुस्वार। समझे मेरी बात, नहीं समझे, समझ में आ गई होगी, अच्छी बात है। तो ये हो गया इसका वर्ण विच्छेद। जैसे मान लो वो आपसे कहेगा एग्जाम्पल में, मान लो उसने कहा कि भाई द्वंद का वर्ण विच्छेद बताओ, किसका बताओ, द्वंद का। अब द्वंद का जब आप वर्ण विच्छेद करोगे तो सेम वही कंडीशन करो जो मैंने आपको बताई है। करना क्या है आपको कि भाई द तो आधा रहेगा क्योंकि नीचे मतलब जिसके ऊपर मतलब टंगा हुआ है, और ब अपने आप में कैसा होगा, पूरा, और ब में मात्रा नहीं दिखाई दे रही तो क्या निकालोगे आप बेटा ए। सेम कंडीशन न देखोगे तो न पहले से आधा है, तो जो आधा बना हुआ उसमें से कोई स्वर नहीं निकलेगा, फिर से सेम वही पोजीशन आ गई। तो इसमें आप द लगाओ, फिर ब लगाओ, फिर क्या निकालो यहां से बेटा ए। अरे समझे या नहीं समझे, उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सेम कंडीशन मान लो वो आपसे कहे भाई, यही मान लो उसने कह दिया आपसे तदित वट दे दिया आपको, ठीक है। अब ये तदित वट को तोड़ोगे तो आप मुझे बताओ, तय पे तो कोई मात्रा नहीं दिखाई दे रही, तो तय से तो आप ए निकालोगे, नहीं निकालोगे, चलो आपने ए निकाल दिया। उसके बाद देखो ये क्या है आपका, तदित द आ गया, और इसके नीचे क्या ध है, तो पहले तो द बोलेगा, तो द पे हल लगाया, उसके नीचे टंगा हुआ क्या है यहाँ पर बेटा, द, क्योंकि जिसके ऊपर टंगा हुआ है वो आधा है और जो टंगा हुआ है पूरा है, तो ध इसमें बेटा पूरा है, लेकिन ध पे मात्रा किसकी है, छोटी की, तो यहां पर निकालो इसमें छोटी, और बाद में बेटा क्या तय, और तय पर हल लगा कर क्या निकाल दो यहाँ पर ए। तो बेटा ये क्या हो गया, इसका वर्ण विच्छेद। क्या हो गया, वर्ण विच्छेद। तो उम्मीद करता हूं इन शब्दों का प्रयोग बीच बीच में आता रहता है, आपको ये चीजें अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो याद रखना वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर व्यंजन के बारे में हम पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। तो किसी भी शब्द का अगर आपसे वर्ण विच्छेद पूछे तो आपको करना क्या है कि उस व्यंजन में से स्वर को निकालना है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो अच्छी तरह से इसे स्क्रीनशॉट लो बेटा सब जने जरा।